हेलो मेरे प्यारे सभी मित्रों। हम आज प्रारंभ कर रहे हैं भारतीय राज्यव्यवस्था का विश्लेषण। क्या कर रहे हैं? भारतीय राज्यव्यवस्था का विश्लेषण। इससे हमने पहले भारतीय अर्थव्यवस्था, इतिहास और भूगोल, इन तीनों विषयों का एक एक टॉपिक और विश्लेषण कर लिया है। और हम आज आने वाले क्लास में भारतीय राज्यव्यवस्था और पर्यावरण प्लस विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इन विषयों के चैप्टरों को देखने का प्रयास करेंगे। और हम इसमें यह भी बताएंगे कि पिछले वर्षों में कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आने की संभावना हुई है और आने वाले समय में कितने क्वेश्चन आने की संभावना है, हम उन पर भी विशेष चर्चा करेंगे। हम अपने चैनल के माध्यम से 2023 प्रीलिम्स एग्ज़ाम की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आप सभी लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। हम अपनी सभी प्रकार की क्लास की PDF टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देते हैं। आप वहां से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। आइए हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि भारतीय राज्यव्यवस्था में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और भारतीय राज्यव्यवस्था का सिलेबस क्या क्या है। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। आइए अब हम प्रारंभ करते हैं आज की कहानी। ये है हमारा भारतीय राज्यव्यवस्था का विश्लेषण। क्या है भारतीय राज्यव्यवस्था का विश्लेषण? क्या है भारतीय राज्यव्यवस्था का विश्लेषण? पहला टॉपिक है इसमें संविधान निर्माण। क्या है? पहला टॉपिक है हमारा संविधान निर्माण। पहला टॉपिक है हमारा संविधान निर्माण और दूसरा टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान, यानी कि संविधान की प्रमुख विशेषताएं। क्या है? संविधान की प्रमुख विशेषताएं। क्या है दूसरा टॉपिक? संविधान की प्रमुख विशेषताएं। और तीसरा टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। तीसरा टॉपिक कौन सा है? संविधान की प्रस्तावना। चौथा टॉपिक है संघ एवं इसके क्षेत्र। संघ एवं इसके क्षेत्र भारतीय राज्यव्यवस्था में यही टॉपिक पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर अगला टॉपिक है हमारा पांचवा, नागरिकता। पांचवा टॉपिक है हमारा नागरिकता। छठवां टॉपिक है हमारा मूल अधिकार। छठवां टॉपिक है हमारा मूल अधिकार। सातवां टॉपिक है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सातवां टॉपिक है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आठवां टॉपिक है हमारा मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व। मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व के बीच संबंध। आठवां टॉपिक है हमारा मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व के बीच संबंध। नौवां टॉपिक है हमारा मूल अधिकार। नौवां टॉपिक है हमारा मूल अधिकार। क्या है? नौवां टॉपिक है हमारा मूल अधिकार। 10वां टॉपिक है हमारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा प्रमुख संविधान संशोधन। 10वां टॉपिक है हमारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा प्रमुख संविधान संशोधन। क्या? प्रमुख संविधान संशोधन। आइए हम आगे देखते हैं। फिर इसमें 11वां टॉपिक है हमारा संविधान का मूल ढांचा। क्या है? 11वां टॉपिक है हमारा संविधान का मूल ढांचा। 12वां टॉपिक है हमारा संसदीय व्यवस्था। 12वां टॉपिक है हमारा संसदीय व्यवस्था। 13वां टॉपिक है हमारा भारत की संघीय व्यवस्था। क्या है? 13वां टॉपिक है हमारा
भारत की संघीय व्यवस्था। 14वां टॉपिक है हमारा केंद्र राज्य संबंध। क्या केंद्र राज्य संबंध। 14 टॉपिक है हमारा केंद्र राज्य संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। क्या शक्तियों का विभाजन। 14वां टॉपिक है हमारा केंद्र राज्य संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। 15वां टॉपिक है हमारा अंतर्राज्यीय संबंध। क्या है 15वां टॉपिक है हमारा अंतर्राज्यीय संबंध। 16वां टॉपिक है हमारा आपातकालीन प्रावधान। 16वां टॉपिक है हमारा आपातकालीन प्रावधान। 17वां टॉपिक है हमारा संघ की कार्यपालिका। क्या है संघ की कार्यपालिका। 18वां टॉपिक है हमारा संघ की विधायिका। क्या 18वां टॉपिक है हमारी संघ की विधायिका। 19वां टॉपिक है न्यायपालिका। क्या 19वां टॉपिक है न्यायपालिका। 20वां टॉपिक है हमारा राज्य की कार्यपालिका। क्या है राज्य की कार्यपालिका। 20वां टॉपिक है हमारा राज्य की कार्यपालिका। 21वां टॉपिक है राज्य की कार्यपालिका और 22वां टॉपिक है स्थानीय सरकार। 22वां टॉपिक है हमारा स्थानीय सरकार। क्या है स्थानीय सरकार। 23वां टॉपिक है केंद्र शासित प्रदेश। 23वां टॉपिक है केंद्र शासित प्रदेश। 24वां टॉपिक है संवैधानिक निकाय। क्या संवैधानिक निकाय। 24वां टॉपिक है संवैधानिक निकाय। 25वां टॉपिक है संवैधानिक यानी कि गैर संवैधानिक निकाय। क्या गैर संवैधानिक निकाय। 26वां टॉपिक है अन्य संवैधानिक निकाय या अन्य संवैधानिक निकाय। 27वां टॉपिक है राजनीति गतिशीलता। राजनीति गतिशीलता। यहाँ पर हमारे पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के आधार पर सभी टॉपिक एक एक टॉपिक को देखते हुए आगे बढ़ चले हैं। अब आइए हम इसको आपको एक क्विक रिवीजन के रूप में एक बार फिर से बताते हैं और फिर हम पर्यावरण के यानी पर्यावरण के सिलेबस को बताने का प्रयास करते हैं। इससे पहले हम इसको एक नज़र और देखने का कार्य करते हैं। यानी कि पहला टॉपिक था संविधान निर्माण, दूसरा था संविधान की प्रमुख विशेषताएं, तीसरा था संविधान की प्रस्तावना, चौथा था संघ एवं इसके क्षेत्र, पांचवा था नागरिकता, छठवां था मूल अधिकार, सातवां था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आठवां था मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व के बीच संबंध, नौवां था मूल अधिकार यानी कि मूल कर्तव्य, 10वां था संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा प्रमुख संविधान संशोधन, 11वां था संविधान का मूल ढांचा। क्या संविधान का मूल ढांचा। 12वां था संसदीय व्यवस्था, 13वां था भारत की संघीय व्यवस्था, 14वां था केंद्र राज्य संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, 15वां था अंतर्राज्यीय संबंध, 16वां था आपातकालीन प्रावधान, 17वां था संघ की कार्यपालिका, 18वां था संघ की विधायिका, 19वां था राज्य यानी कि न्यायपालिका और 20वां था राज्य की कार्यपालिका। फिर 21वें भी राज्य की कार्यपालिका ही है। फिर 22वें है स्थानीय सरकार, 23 है केंद्र शासित प्रदेश, 24वां है संवैधानिक निकाय और 25वें है गैर संवैधानिक निकाय, 26वें है अन्य संवैधानिक निकाय। क्या अन्य संवैधानिक निकाय। 27वें है राजनीति के गतिशीलता। क्या राजनीतिक की गतिशीलता। यह हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित सभी टॉपिक हो गए। आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि पर्यावरण में कौन कौन से टॉपिक हैं और विश्लेषण के आधार पर हम कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर करते हैं। यह है हमारा पर्यावरण। क्या है पर्यावरण।
क्या पर्यावरण छोटा सिलेबस है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। छोटा सिलेबस होने के बावजूद भी क्वेश्चन सर्वाधिक यहीं से आते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि पर्यावरण में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर है परिस्थिति तंत्र। क्या है परिस्थिति तंत्र? पहला चैप्टर है हमारा परिस्थिति तंत्र। दूसरा है हमारा जैव विविधता। क्या है जैव विविधता? क्या है दूसरा है हमारा जैव विविधता। तीसरा है हमारा जैव विविधता का संरक्षण। क्या तीसरा है हमारा जैव विविधता का संरक्षण। और चौथा है हमारा जलवायु परिवर्तन। क्या है जलवायु परिवर्तन। पांचवा है हमारा जलवायु परिवर्तन से संबंधित राष्ट्रीय संगठन। जलवायु परिवर्तन से संबंधित राष्ट्रीय संगठन। छठवां है हमारा ओजोन क्षरण। छठवां है हमारा ओजोन क्षरण। सातवां है हमारा प्रदूषण। सातवां है हमारा प्रदूषण। आठवां है हमारा वैश्विक तापन। आठवां है हमारा वैश्विक तापन। आठवां है हमारा वैश्विक तापन। नौवां है हमारा सम्मेलन। क्या नौवां हमारा है सम्मेलन। नौवां है सम्मेलन। दसवां है सतत विकास। दसवां है सतत विकास। 11वां है विविध। क्या 11वें है विविध। ये हमारे पर्यावरण से संबंधित चैप्टर हो गए। क्या पर्यावरण से संबंधित चैप्टर हो गए। आइए अब हम इसको एक नज़र में फिर देखने का प्रयास करते हैं। पर्यावरण में पहला चैप्टर है परिस्थिति तंत्र। दूसरा है जैव विविधता। तीसरा है जैव विविधता संरक्षण। चौथा है जलवायु परिवर्तन। पांचवा है जलवायु परिवर्तन से संबंधित राष्ट्रीय संगठन। छठवां है हमारा ओजोन क्षरण। सातवां है हमारा प्रदूषण। आठवां है वैश्विक तापन। नौवां है सम्मेलन और 10वां है सतत विकास। और लास्ट में जो 11वां बचता है वह है विविध। यानी कि पर्यावरण से संबंधित यह हमारे 10 चैप्टर हैं और हमारा सिलेबस 10 ही चैप्टरों में पर्यावरण का कंप्लीट हो जाता है। इसको हम आने वाली क्लासों में एक एक चैप्टर को कवर कराते चलेंगे। अभी हमने शुरुआत की है कि कौन कौन से चैप्टर और सिलेबस एनालिसिस करने का कार्यक्रम चल रहा है। आने वाले समय में हम इसको विस्तार पूर्वक पढ़ते चलेंगे। अब आइए अब हम देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित चैप्टर। क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित चैप्टर। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित चैप्टर। पहला चैप्टर है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। पहला चैप्टर है हमारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। दूसरा चैप्टर है हमारा रक्षा प्रौद्योगिकी। दूसरा चैप्टर है हमारा रक्षा प्रौद्योगिकी। तीसरा चैप्टर है IPR इंटरनल प्रॉपर्टी राइट्स। क्या IPR इंटरनल प्रॉपर्टी राइट्स। चौथा है हमारा क्वांटम फिजिक्स कण भौतिकी। क्या क्वांटम फिजिक्स कण भौतिकी। फिर पांचवा चैप्टर है हमारा सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। छठवां चैप्टर है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सातवां चैप्टर है संचार प्रौद्योगिकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आठवां चैप्टर है हमारा रोबोटिक। आठवां टॉपिक है रोबोटिक। नौवां टॉपिक है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और 10वां टॉपिक है हमारा नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी। क्या नैनो टेक्नोलॉजी। यह हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जो 10 चैप्टर हैं वह हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आइए हम एक नज़र में फिर से देखने का प्रयास करते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी में कौन कौन से चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है हमारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी। और दूसरा चैप्टर है हमारा रक्षा प्रौद्योगिकी यानी कि डिफेंस टेक्नोलॉजी। तीसरा है हमारा IPR यानी कि इंटरनल प्रॉपर्टी राइट्स। और चौथा है हमारा क्वांटम फिजिक्स यानी कि कण भौतिकी। क्या क्वांटम फिजिक्स यानी कि कण भौतिकी।
और छठवां है हमारा सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और सातवां है हमारा सूचना के बाद संचार प्रौद्योगिकी। सातवां है हमारा संचार प्रौद्योगिकी यानी कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आठवां है हमारा रोबोटिक्स। और नौवां है हमारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और 10वां है हमारा नैनो टेक्नोलॉजी यानी कि नैनो तकनीक। यहाँ पर हमारे पर्यावरण और विज्ञान प्रौद्योगिकी के और भारतीय राज्य व्यवस्था के सिलेबस एनालिसिस पूरे होते हैं, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था पर्यावरण और विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित सिलेबस एनालिसिस कंप्लीट होता है। और इससे पहले हमने इतिहास, भूगोल और इकोनॉमी में सभी चैप्टरों को बताते हुए आगे बढ़ते थे। हमने वो भी सभी कवर कर लिए। आइए अब हम देखते हैं इन सभी टॉपिकों को एनालिसिस करने के बाद हमारे प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि पिछले सालों के पेपरों में यूपीएससी ने कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे हैं, इसका हम विस्तार पूर्वक एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। यह है हमारा पूरा 2011 से 2021 तक का पूरा एनालिसिस की कौन से चैप्टर से, मतलब कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं हर साल, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं। आइए अब हम 2011 से प्रारंभ करते हैं। करंट अफेयर्स जो है, यानी कि जो करंट अफेयर्स है वह हमारा 2011 में 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या 2011 में 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2011 में हमारे करंट अफेयर्स से 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने? 13 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से। और 2012 में एक क्वेश्चन आया। क्या? केवल एक क्वेश्चन आया था। और 2013 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया करंट अफेयर्स से। फिर 2014 में 8 क्वेश्चन आए। या 2014 में 8 क्वेश्चन आए। और 2015 में 22 क्वेश्चन आए। क्या? 2015 में 22 क्वेश्चन आए। और 2016 में 27 क्वेश्चन। क्या? 2016 में 27 क्वेश्चन आए। 2017 में 15 क्वेश्चन। 2017 में 15 क्वेश्चन। 2018 में 14 क्वेश्चन। 2018 में 14 क्वेश्चन। 2019 में 22 क्वेश्चन। और 2020 में 18 प्रश्न। 2020 में 18 प्रश्न। और 2021 में 27 क्वेश्चन, यानी कि 27 प्रश्न। ये हमारा करंट अफेयर्स का वेटेज हो गया। यानी कि आप करंट अफेयर्स को हल्के में नहीं लेंगे। करंट अफेयर्स को आप नियम पूर्वक पढ़ते जाएंगे। क्या? करंट अफेयर्स को आप नियम पूर्वक 15 माह के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। यानी कि 2022 1 जनवरी, यानी कि 2022 1 जनवरी से लेकर आप अप्रैल तक, यानी कि पूरी अप्रैल तक का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। यानी कि कुल मिला के 16 महीने हुए। इन 16 महीनों का जो करंट अफेयर्स है वह आप कंप्लीट रिवीजन के साथ साथ कवर करेंगे। क्या? कंप्लीट रिवीजन के साथ और नोट्स बनाते हुए कवर करेंगे। आइए अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं कि देखते हैं कि हमारे इतिहास का क्या वेटेज रहता है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। यानी कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में हमारे हिस्ट्री सब्जेक्ट का कितना वजन रहता है और कितने क्वेश्चन आते हैं। 2011 में देखें तो इतिहास के मात्र 11 ही क्वेश्चन आए। क्या? इतिहास के मात्र 11 ही क्वेश्चन आए। कितने आए? इतिहास के मात्र सिर्फ 11 ही क्वेश्चन आए। कितने आए? इतिहास के मात्र
11 ही क्वेश्चन आए। इतिहास के मात्र 11 क्वेश्चन आए और 2012 में 19 क्वेश्चन आए। कितने? 2012 में 19 क्वेश्चन आए। कितने? 19। 2012 में 19 क्वेश्चन, यानी कि 2011 में सिर्फ 2011 में सिर्फ 11 क्वेश्चन और 2012 में 19 क्वेश्चन और 2013 में 16। 2013 में सिर्फ 16 क्वेश्चन। कितने? 16। तो इसके बाद जब हम आगे देखते हैं तो 2014 में 20 क्वेश्चन, 2014 में 20 प्रश्न आए। 2015 में 17 प्रश्न, 2015 में 17 प्रश्न, 2016 में 15 प्रश्न, 2016 में 15 प्रश्न, 2017 में 14 प्रश्न आए। 2017 में 14 प्रश्न, 2018 में 22 प्रश्न आए। 22। और 2019 में मात्र 17 क्वेश्चन। फिर इसके बाद 2020 और 2021 लगातार 20-20 प्रश्न आए। 20-20 प्रश्न, यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे इतिहास विषय का यूपीएससी प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन का वेटेज होता है, आइए हम इसको थोड़ा बताते हैं। इतिहास में जो हमारा विषय का वेटेज है, इतिहास विषय का जो हमारा वेटेज है, इतिहास विषय का जो हमारा अगर मोस्ट ऑफ दी टाइम माना जाए तो वेटेज है हमारा 15 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन। 15 प्रश्न से 20 प्रश्न आने की संभावना हर साल होती है। 15 से 20 प्रश्न आने की संभावना यूपीएससी प्रीलिम्स में होती है। यूपीएससी प्रीलिम्स में होती है। आइए अब हम देखते हैं इसमें जियोग्राफी में। जियोग्राफी में 2011 में जियोग्राफी से 11 प्रश्न आए और 2012 में 17 प्रश्न आए। 2013 में 18 प्रश्न आए। 2014 में 14 प्रश्न आए और 2016 में 16 प्रश्न आए और 2016 के बाद अगर देखें तो 2016 में 7 प्रश्न आए। 2017 में 9 अचानक धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और 2018 में 10 और 2019 में 14 और 2020 और 21 में मात्र 10 प्रश्न, यानी कि जियोग्राफी कभी ऊपर कभी नीचे, कोई फिक्सेशन नहीं है। यानी कि अगर हम इसमें ओवरऑल देखें तो भूगोल में लगभग जो हमारा भूगोल है, भूगोल में लगभग 12 से 17 प्रश्न 12 से 17 प्रश्न आने की संभावना हर साल होती है। क्या होती है? 12 से 17 प्रश्न आने की संभावना भूगोल में होती है। संभावना भूगोल में होती है। फिर इसके बाद हम देखें पॉलिटी, यानी कि भारतीय राज्यव्यवस्था। तो भारतीय राज्यव्यवस्था में जो हमारी भारतीय राज्यव्यवस्था है, इसमें 2011 में 12 प्रश्न आए। 12 प्रश्न। 2012 में 20 प्रश्न अचानक बढ़ते क्रम में। इसके बाद 2013 में 16, 2014 में 14, 2014 में 14, 2015 में 13, 2016 में 7 और 2017 में 22 अचानक परिवर्तन। यानी कि राज्यव्यवस्था में 2016 में मात्र 7 प्रश्न और 2017 में 22 प्रश्न अचानक उछाल की ओर पहुंच गए। यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की विश्वास वाली बात नहीं मानी जा सकती है। फिर 2018 में देखें 13 प्रश्न और 2019 में देखें तो 15 प्रश्न और 2020 में 17 प्रश्न और 2021 में 14 प्रश्न। यानी कि अगर हम पॉलिटी में एक आधार की बात करें कि हमारे इसमें कितने क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है, यानी कि अगर हम इसमें देखें तो हमारी जो पॉलिटी है, यानी कि
जो हमारी पॉलिटी है, पॉलिटी में लगभग 13% से 13% से 20% आने की संभावना 2023 में है। 13 क्वेश्चन से लेकर 20 क्वेश्चन तक आने की संभावना पॉलिटी में देखी जा सकती है। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो भारतीय राज्य व्यवस्था के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हैं। इकोनॉमी की ओर बढ़ते हैं। किसकी ओर बढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स की ओर बढ़ते हैं। तो 2011 में 19% आए। 2011 में 19% आए और 2011 के बाद 2012 में 17 और 2013 में 19, 2014 में 10 और 2015 में 13, 2016 में 18, 2017 में 16, 2018 में 18, 2019 में 14 और 2020 में 15 और 2021 में 10। यानी कि हर साल क्वेश्चन बदलते रहते हैं। यानी कि किसी भी साल आगे पीछे की साल में अगर देखें तो एक से प्रश्न कभी नहीं आने की संभावना रहती है और ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि हर साल एक से प्रश्न नहीं आते हैं। किसी विषय में ज़्यादा प्रश्न आ जाते हैं तो किसी विषय में कम आ जाते हैं। तो अगर हम इसका एक आधार लें तो हम इकोनॉमी देखते हैं। यानी कि इकोनॉमिक्स में देखते हैं, इकोनॉमी में देखें तो इकोनॉमी में लगभग अगर एक मोटा अंदाज लिया जाए तो इसमें भी कम से कम 14% से 20% आने की संभावना 2023 में भी बनती है। इकोनॉमी की कम से कम 14 से 20 क्वेश्चन तक 2023 में प्रश्न बनने की संभावना होती है। आइए अब हम आगे की ओर देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें हम देखें तो 2011 में इसमें 19% आए। फिर उसके बाद से 2011 के बाद से धीरे धीरे इसके प्रश्न कमते चले गए। 2012 में 9 और 2013 में 14, 2014 में 16, 2015 में 8 और 2016 में 8, 2017 में 9 और 2018 में 10, 2019 में 17 और 2020 में 10 और 2021 में 8। यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रश्नों का लेवल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यानी कि अगर इसमें हम देखने का प्रयास करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्लस प्रौद्योगिकी में अगर देखें तो इसमें लगभग 10% से लेकर 15% तक आने की संभावना है 2023 में। इस संभावनाओं पर आधारित से सत्यता से पेपर आने के बाद ही पता चलती है कि कितने प्रश्न आए हैं। आइए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो लास्ट हमारा सब्जेक्ट बनता है, वो है हमारा पर्यावरण एवं परिस्थिति। पर्यावरण परिस्थिति में 2011 में 15 प्रश्न आए और 2012 में 17 और 2013 में भी 17 और 2014 में भी 18, 2015 में 11, 2016 में 18, 2017 में 15, 2018 में 13, 2019 में 11 और 2020 में 10 और 2021 में 11। यानी कि अगर हम इसका वेटेज लें, पर्यावरण का अगर हम वेटेज लें तो पर्यावरण में लगभग अगर हम मान के चलें तो 15% से लेकर 20% आने की संभावना 2023 में बनती है
यानी कि 2023 में 15 से 20% आने की संभावना बनती है। ये हमारा पर्यावरण और सभी विषयों का 2011 से लेकर 2021 तक के विषय में कौन से विषय में कितने प्रश्न आए हैं, यानी कि कौन से विषय में कितने प्रश्न आए हैं। हमने 10 विषयों के अंतराल में सभी को कवर किया है, यानी कि सभी विषयों पर एक एक गहरी निगाह डाली है कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक में कितने क्वेश्चन आए हैं। आइए अब हम इसको एक मोटे निगाह की ओर देखते हैं, यानी कि मात्र 2 साल का एनालिसिस बताने का प्रयास कहते हैं। कितना? मात्र 2 साल का। कि 2 साल में लगभग कितने अंदाज में अगर देखा जाए तो कौन से विषय से कितने नंबर आए। ये हमारा 2020 से अगर देखा जाए 2020 और 2021 सिर्फ इस पर फोकस कीजिए। क्या? 2020 और 2021 ये है हमारा मेन टारगेट। क्या? 2020 और 2021 है हमारा मेन टारगेट। 2020 में और 2021 में 2020 में हमारे करंट अफेयर से 18 क्वेश्चन आए और 2021 में 27, यानी कि 20 से 30 क्वेश्चन 2020-21 के बीच में पूछे जाने की संभावना रही। इतिहास में दोनों साल 20-20 क्वेश्चन आए। क्या? दोनों साल 20-20 क्वेश्चन आए। और जियोग्राफी में दोनों साल 10-10 क्वेश्चन आए और पॉलिटी में दोनों साल 17 और 14 क्वेश्चन आए और इकोनॉमिक्स में 10 और 15 क्वेश्चन आए और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 10 और 8 और पर्यावरण में 10 और 11। यानी कि अगर मोटा अंदाज लगाया जाए तो करंट अफेयर्स में 18 से 28 क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है और इतिहास में 15 से 20 क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है और भूगोल में 10 से 15 क्वेश्चन आने की संभावना है और पॉलिटी में हमारी 15 से 20 क्वेश्चन आने की संभावना है। इकोनॉमिक्स में 10 से 15 क्वेश्चन आने की संभावना है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में 10 से 15 क्वेश्चन आने की संभावना है और पर्यावरण और परिस्थिति में 15 से 20 क्वेश्चन आने की इस बार संभावना है। यानी कि यह हमारा 2011 से लेकर 2021 तक का पूरा एनालिसिस हो गया, यानी कि 2015 से लेकर 2021 तक के सभी विषयों का एनालिसिस हो गया। अब इसी आधार पर हमारी यानी कि इसी आधार पर आने वाले क्लासों में क्लास अपडेट होती रहेंगी, यानी कि इसमें हम मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाने वाले टॉपिकों को हम कवर करेंगे। अगर हम इसमें देखे जाएं तो हम सिर्फ मोस्ट यानी कि 2023 के लिए मोस्ट 90 टॉपिक्स ही कवर करेंगे और इन्हीं टॉपिकों में से करीबन कम से कम 60 से 70% यानी कि 60 से 70% आने की संभावना है। क्या? 60 से 70% आने की संभावना है। 60 से 70% क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं 90 टॉपिकों से आएंगे। क्या? इन्हीं 90 टॉपिकों से आएंगे और हम अपने चैनल के माध्यम से इन 90 टॉपिकों को विस्तार पूर्वक भी कवर कराएंगे। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं और हमारी क्लासेस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।